वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल को समाप्त किया। हालांकि दक्षिण भारतीय वंश में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो राजवंश था उसका नाम था चोल, जो कि प्राचीन भारत का भी हिस्सा था और फिर पूर्व मध्यकाल का भी हिस्सा था। तो चार जो शासन थे, एक राष्ट्रकूट, दूसरा चालुक्य, तीसरा पल्लव और चौथा चोल, ये चार प्रमुख राजवंश पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारतीय जो क्षत्रिय ये क्या थे तो शासक थे, क्षत्रिय राजवंश थे, जिनमें हम लोगों ने चालुक्य, उसके बाद पल्लव और उसके बाद राष्ट्रकूट, तीनों को हम लोगों ने देख लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बचा हुआ है उसका नाम है चोल वंश। लेकिन चोल वंश का इतिहास हम लोग संगम युग से पढ़ते हैं। संगम युग अर्थात यह तमिलनाडु के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो तमिल साहित्य के द्वारा जो गोष्ठक होता था, बैठकें होती थी, सभा होती थी, सम्मेलन होता था, तो उसे संगम युग कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक मैप से देखेंगे और चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि चोल वंश यहां भी है और चोल वंश यहां भी है। तो देखिए, चोल वंश का जो इतिहास है वह दो रूपों में आता है। पहला जो शासन था वह 100 से लेकर 300 शताब्दी तक था। इसके शासन काल में चेर, चोल और पांड्य नाम के तीन साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। जो पांड्य वंश था वह दक्षिण भारत का सबसे निचला हिस्सा था। चोल जो कि दक्षिणी पेनार नदी और कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसके इलाके में चोलों का साम्राज्य हुआ। और उसके बाद चेर जो थे उनका साम्राज्य विस्तार पूरा केरल के क्षेत्र में था। तो केरल के क्षेत्र का नाम चेर के कारण ही पड़ा, क्योंकि चेर का मतलब ही होता है केरल का पुत्र। तो इस चीज को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो 100 से लेकर 300 वर्षों तक का जो शासन काल रहा उसे संगम काल या संगम युग कहा जाता है। यह प्राचीन भारत का हिस्सा है। लेकिन चूंकि हम लोग इसे इसलिए पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल में, क्योंकि चोल वंश को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक इस संगम काल के अंतर्गत और दूसरा इस 500 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच, जो कि पूर्व मध्यकाल का हिस्सा है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका हम लोग क्षेत्र विस्तार देख लें। हमने बताया था पल्लव वंश के शासन में कि हम लोग जब उसको चोल वंश को हम लोग जब देखेंगे, संगम वंश को देखेंगे, तो पूरा डिटेल में चित्र के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो भारत का दक्षिण का इलाका है, इसमें तीन राजवंश चेर, पांड्य और यह चोल, इन तीनों का जो क्षेत्र है वह संगम क्षेत्र कहा जाता है और इनके शासन काल को संगम युग या संगम काल कहा जाता है। और इसमें चेर, चोल और पांड्य, तो यही तीन प्रमुख राजवंश थे। हालांकि यह कई छोटे छोटे थे जिनकी गिनती इतिहास में नहीं की जाती है। और इनके शासन काल में साहित्यों का विकास हुआ। संगम साहित्य के कारण ही इनके शासन काल को हम लोग क्या बोलते हैं तो संगम युग कहते हैं। तो तमिल भाषा में इस युग में साहित्य को लिखा गया। उसके बाद यह जो दूसरा चित्र है, इसमें दक्षिण भारत के राजवंशों की चर्चा है, जिसमें हम लोगों ने पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य के बारे में देख लिया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो साम्राज्य था वह चोल था, जिसके बारे में हम लोग इस संगम युग में ही देख लेंगे। तो पहला जो शासन था चोल का वह संगम युग में और दूसरा इस राष्ट्रकूटों के युग में। तो यह जो इलाका है पश्चिमी चालुक्य, जो कल्याणी जिसकी राजधानी थी, कल्याणी के चालुक्यों का मान्य खेत, जो कि
तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के पश्चिम छोर पर था। तो उत्तर पश्चिम छोर पर यह पश्चिम का चालुक्य, कल्याणी के पश्चिम चालुक्य अर्थात जिनका शासनकाल था। उसके बाद यह राष्ट्रकूटों का था। ठीक उसके बगल में अर्थात उत्तर पूर्व में, कृष्णा नदी के उत्तर पूर्व मध्य में, जिनकी राजधानी यह मान्यखेत थी। यह जो पूर्वी क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र, जिसकी राजधानी यह बेंगी थी, पूर्वी चालुक्य उनका शासन था। उसके बाद यह कृष्णा नदी है। यह जो नदी है वह कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के दक्षिण में उत्तरी पेनार नदी के बीच पल्लवों का शासन था। तो उत्तरी पेनार नदी और दक्षिणी पेनार नदी के बीच का जो इलाका था यह पल्लवों का शासनकाल था, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का इलाका, उसके बीच पल्लवों का शासन था। दक्षिणी पेनार नदी और कावेरी नदी के बीच का जो संपूर्ण इलाका था, साथ ही साथ इस वैगई नदी का भी कुछ क्षेत्र अर्थात जिसे तंजौर कहा जाता है, यह सभी बड़ा साम्राज्य चोलों का था। कुछ हिस्सा इस तुंगभद्रा नदी को पार भी करता था। किसका? तो चोलों का। सबसे दक्षिण में वैगई नदी के भी नीचे जो कन्याकुमारी तक का इलाका है, वहां तक पांड्य साम्राज्य का शासनकाल था। इनकी राजधानी मदुरा या मदुरई, जो वर्तमान में समुद्र में विलीन हो चुकी है, और चोल की भी राजधानी, जो कि संगम युग के चोल कपाटपुरम थी, वह भी समुद्र में विलीन हो चुकी है। तो ये सभी आकृति अभी हमने चर्चा कर ली। तो यह जो संगम युग है, अभी हम लोग प्राचीन काल को देखेंगे, जिसे 100 से लेकर 300 शताब्दी के बीच का माना गया है। तो संगम का मतलब होता है सम्मेलन, गोष्ठी। तो कवियों का तमिलनाडु के क्षेत्र में तमिल कवियों का सम्मेलन होता था। समय समय पर विभिन्न विषयों पर सम्मेलन होता था, और कई विद्वान और तमिल क्षेत्र के जो साहित्यकार होते थे वे भाग लेते थे, और अपने साहित्य को लिखने से पहले यहां पर इनको विमोचन होता था। यहीं पर इनको क्या मिलती थी? तो जैसे कि राष्ट्रपति का मोहर लगता है, तो इस सभा में फाइनल मोहर लगता था, और इसके बाद उनका प्रकाशन होता था। और 3 प्रकार की संगम अर्थात 3 प्रकार की सम्मेलन की चर्चा हुई है, जो कि 8वीं शताब्दी में देखने को मिला। और इनकी संरक्षण एक राजा करता था। सभी बैठकों का संरक्षण अर्थात राजा के संरक्षण में होता था, और पांड्य राजा मुख्यतः इसकी संरक्षण करते थे, जैसे कि 8वीं शताब्दी में पता चला। पहला जो बैठक हुआ वह मदुरा में हुआ, दूसरा जो बैठक हुआ वह कपाटपुरम में हुआ, और तीसरा भी मदुरा में या फिर मदुरई में हुआ। और यह जो तमिलनाडु का क्षेत्र था, यह कावेरी नदी और कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण का क्षेत्र का इलाका था। इसी कारण इसे तमिल प्रदेश भी कहा जाता है। और इनकी भाषा क्या थी? तो तमिल थी, और इसे तमिलकम क्षेत्र भी कहा जाता था। तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे, संगम साहित्य, और इसमें इस संगम युग की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग संगम युग के बारे में चर्चा करें। और इस चित्र को हमने देख लिया, तो संगम युग को पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं संगम युग, और इसके बाद चोल चेर पांड्य को डिटेल में देखेंगे, और चोल वंश को हम लोग 2 हिस्सों में देखेंगे, एक प्राचीन में और एक पूर्व मध्यकाल के हिस्से में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संगम युग या फिर संगम काल को। तो संगम युग या संगम काल कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में स्थित प्राचीन इतिहास का एक समय 3री से 4थी शताब्दी तक। तो 3री से 4थी शताब्दी तक कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में प्राचीन इतिहास का समय संगम युग या संगम काल कहा जाता है।
याद रखेंगे कि तीसरी से चौथी शताब्दी तक, अर्थात दूसरी से तीसरी या चौथी शताब्दी तक का जो काल था, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, वह प्राचीन इतिहास के समय संगम युग के नाम से जाना जाता था। संगम काल संगम साहित्य के नाम पर, संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने। तो अभी हमने बताया यह जो संगम काल नाम पड़ा, संगम साहित्य के नाम पर पड़ा, क्योंकि इस काल की जानकारी संगम साहित्यों से मिलती है। इस काल में जितने सारे साहित्य लिखे गए उसी से जानकारी मिलती है तमिल के क्षेत्र की, क्योंकि इस युग से पहले की जानकारी इतिहास में दर्ज नहीं है। तो तमिल के क्षेत्र की जानकारी इसी समय से मिलती है, इस समय के साहित्यों से, अर्थात संगम साहित्यों से। संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने। तो यह जो संगम साहित्य हैं वे द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने हैं, अर्थात इन्हीं से द्रविड़ साहित्य की चर्चा प्राप्त होती है, द्रविड़ साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। संगम का अर्थ तमिल कवियों के द्वारा सभा या सम्मेलन का आयोजन समय समय पर। संगम का आयोजन किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में। तो संगम का अर्थ अभी हमने बताया कि तमिल के कवियों के द्वारा आयोजित सभा या गोष्ठी या सम्मेलन या संगठन। तो समय समय पर तमिल कवियों के द्वारा एक सभा या सम्मेलन या गोष्ठी का आयोजन किया जाता था अलग अलग विषयों पर, और यहीं पर उसे मान्यता मिलती थी और उसके बाद साहित्य की रचना होती थी। तो इसे ही हम लोग संगम कहते हैं। तो संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों के द्वारा सभा या सम्मेलन का आयोजन समय समय पर, और संगम का आयोजन किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में होता था, अभी हमने बता दिया। 8वीं शताब्दी में 3 संगम का वर्णन, जिसका संरक्षण पांड्य राजाओं के द्वारा। तो अभी हमने बताया था कि संगम का संरक्षण राजाओं के द्वारा होता था, लेकिन 8वीं शताब्दी में पता चला कि संगम युग में 3 साहित्यों पर सम्मेलन हुआ, जिसका संरक्षण पांड्य राजाओं के द्वारा हुआ। तो याद रखेंगे कि 8वीं शताब्दी में 3 संगम का वर्णन मिलता है, जिसका संरक्षण पांड्य राजाओं के द्वारा हुआ। संगम साहित्य का काल लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के बीच को कहा जाता है। तो 100 से 300 ईस्वी के बीच के काल को संगम काल या संगम युग कहा जाता है, और 100 से 250 ईस्वी के बीच, 100 से 250 ईस्वी के बीच इस संगम साहित्य की रचना हुई थी। महत्वपूर्ण लेकिन कई साहित्यों के बारे में इतिहास में जो चर्चा है वह नहीं मिलता, इतिहास में दर्ज नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रशस्ति है, उनकी जो अवशेष है उसके वह खत्म हो चुका है। तो इसलिए इतिहास में इसके बारे में कम जानकारियां मिलती है। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास का ज्ञान संगम साहित्य से पहले कोई भी महत्वपूर्ण ग्रंथ दक्षिण भारत से हमें प्राप्त नहीं। अर्थात प्रारंभिक दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य संसाधन संगम साहित्य। तो ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास का ज्ञान किससे मिलता है? तो संगम साहित्य से मिलता है। संगम साहित्य से पहले कोई भी महत्वपूर्ण ग्रंथ दक्षिण भारत से हमें प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात प्रारंभिक दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे मुख्य साधन कौन है? तो ये संगम साहित्य है। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास का ज्ञान संगम साहित्य से ही प्राप्त होता है, क्योंकि संगम साहित्य से पहले कोई भी महत्वपूर्ण ग्रंथ दक्षिण भारत से हमें प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात प्रारंभिक दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य साधन संगम साहित्य है।
सुदूर दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र तमिल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध, जिसमें अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख चेर, चोल तथा पांड्य। तमिल प्रदेश का अन्य नाम तमिलकम। तो अभी हमने बताया था कि सुदूर दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वह तमिल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख राज्य चेर, चोल और पांड्य थे। तमिल प्रदेश का एक और नाम था तमिलकम, यह हमने अभी बताया था। तमिल कवियों के द्वारा आयोजित गोष्ठियों या सभा या सम्मेलन में विद्वानों के द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श। तो यह चीज अभी हमने बताया कि तमिल कवियों के द्वारा जो गोष्ठी या सम्मेलन या सभा का आयोजन होता था, उसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग विचार दिए जाते थे, विचार विमर्श होता था। 100 से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन। तो अभी हमने बताया था कि 8वीं शताब्दी में क्या पता चला कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का वर्णन पता चला। तो 3 संगमों का आयोजन हुआ, इसी कारण इसे संगम युग के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। तो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन हुआ, इसी कारण इस समय को संगम युग या संगम काल के नाम से जाना जाता है। कवियों एवं विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नयनार या तिरुनाबुक्करस के द्वारा नयनार अपार के नाम से भी प्रसिद्ध। तो कवियों एवं विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नयनार ने किया था। उसका एक और नाम था तिरुनाबुक्करस और नयनार अपार के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो याद रखेंगे, कवियों एवं विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का सबसे पहले प्रयोग 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नयनार या फिर तिरुनाबुक्करस के द्वारा किया गया। और नयनार या तिरुनाबुक्करस का एक और नाम था क्या? अपार। प्रत्येक कवि अथवा लेखक के अपनी रचनाओं की प्रस्तुति संगम के समक्ष तथा इसकी स्वीकृति मिल जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन। तो एक तरह से यह जो सम्मेलन था एक कैबिनेट का बैठक था साहित्य के क्षेत्र में, कि जब इस कवियों के सम्मेलन में किसी साहित्य की प्रस्तुति होती थी तो वहां पर इसकी स्वीकृति जब मिलती थी तो उसके बाद ही उस साहित्य का प्रकाशन होता था। तो प्रत्येक कवि अथवा लेखक के अपनी रचनाओं की प्रस्तुति संगम के समक्ष की जाती थी और वहां से स्वीकृति मिल जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन होता था। यह चीज हमने बता दिया। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में, तो हमने बताया था अभी कि संगम साहित्य के जो क्षेत्र थे वे तमिलकम या तमिल क्षेत्र कहे जाते, तमिल प्रदेश कहे जाते थे। तो उनकी भाषा जाहिर तौर पे तमिल भाषा होगी। तो संगम साहित्य की रचना किस भाषा में होती थी? तो तमिल भाषा में। याद रखेंगे 3 संगमों के नाम, प्रथम संगम, द्वितीय संगम तथा तृतीय संगम। तीनों संगम 9,950 वर्ष तक चले तथा इस अवधि में लगभग 8,598 कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं में संगम साहित्य की उन्नति। तो तीनों जो संगम हुए उन्हें प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम के नाम से जाना गया। तीनों संगम 9950 वर्ष तक चला और इस अवधि में
लगभग 8,598 कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं में संगम साहित्य को उन्नति मिली। याद रखेंगे कितनी, तो 8,598 कवियों के द्वारा। संगम साहित्य में उल्लिखित नरकुल शब्द स्मरण प्रश्न के अर्थ में प्रयुक्त। तो संगम साहित्य में एक नरकुल शब्द का स्मरण का लिखा गया है, तो उसका मतलब होता है स्मरण प्रश्न, अर्थात अपने दिमाग से उपज की हुई प्रश्न, जो दिमाग में आपके द्वारा उपज हो गई वही उपज प्रश्न को स्मरण प्रश्न कहा जाता है, तो उसे नरकुल कहा गया। संगम साहित्य में उल्लिखित नरकुल शब्द स्मरण प्रश्न के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संगम साहित्य, प्रथम संगम तथा द्वितीय संगम इतिहासकारों के अनुसार पौराणिक, जबकि तीसरा संगम वास्तव में संगम काल। तो इतिहासकारों के द्वारा प्रथम संगम और द्वितीय संगम को क्या कहा जाता है, तो पौराणिक कहा जाता है, अर्थात वे ऋषि मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा लिखा गया। लेकिन जो तीसरा साहित्य था वास्तव में वही संगम काल माना गया। किसके द्वारा, तो इतिहासकारों के द्वारा। तो प्रथम संगम तथा द्वितीय संगम इतिहासकारों के अनुसार पौराणिक, जबकि तीसरा संगम वास्तव में संगम काल। तो अब हम लोग आते हैं प्रथम संगम पे। प्रथम संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरई में, जिसमें देवता एवं महान संत शामिल। तो प्रथम संगम का आयोजन कहां पे किया गया, तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई में, जिसमें देवता और महान संत शामिल हुए। प्रथम संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं। तो प्रथम संगम का कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा। अगस्त ऋषि को दक्षिण में आर्य सभ्यता के प्रचारक का श्रेय। तो प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की, तो अगस्त या अगस्त ऋषि, याद रखेंगे, जिसे दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रचारक कहा जाता है। तो उन्हें किस चीज का श्रेय मिला, तो आर्य सभ्यता का प्रचारक का श्रेय मिला। किसे, तो अगस्त ऋषि को। तो प्रथम संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, अगस्त ऋषि के द्वारा। अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के प्रचारक का श्रेय दिया गया। प्रथम संगम में कुल 549 सदस्य शामिल, जिसमें 4,499 लेखकों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत करके उनके प्रकाशन की अनुमति। तो प्रथम संगम में कुल 549 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 4,499 लेखकों के द्वारा अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया गया और उनके प्रकाशन की अनुमति मांगी गई। तो याद रखेंगे कि प्रथम संगम में कुल 549 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 4,449 लेखकों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत करके उनके प्रकाशन की अनुमति प्राप्त की गई। प्रथम संगम का संरक्षण पांड्य वंश के 79 राजाओं के द्वारा। यह संगम 4400 वर्षों तक चला। तो याद रखेंगे, प्रथम संगम का संरक्षण पांड्य वंश के 89 राजाओं के द्वारा किया गया और यह संगम 4400 वर्षों तक चला। याद रखेंगे कि प्रथम संगम का संरक्षण किसके द्वारा किया गया, तो पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया। और कितने राजाओं के द्वारा, तो 89 राजाओं के द्वारा। और यह संगम 4400 वर्षों तक चला। प्रथम संगम के द्वारा संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ अक्कटियम, जिसे अगस्त्यम भी कहा जाता है, परिपदाल, मदुनारई, मुदुकुरुकु तथा कलरी आवरई,
दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी संप्रति उपलब्ध नहीं है। तो प्रथम संगत के द्वारा संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन है? तो अकटियम, जिसे अगस्त्यम भी कहा जाता है, क्योंकि अगस्त ऋषि को हम लोग अगस्त्य भी कहते हैं, अगस्त्य, याद रखेंगे। तो प्रथम संगम के द्वारा संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ अकटियम अर्थात अगस्त्यम, परिपदाल, मदुनालय, मुदुकुरुकु और कलरी आविरय। दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी संप्रति उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि प्रथम संगम का कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं द्वितीय संगम पे। तो द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम, जिसे अलयवाड़ भी कहा जाता है, वहां पे हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई। तो प्रथम संगत की भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया और दूसरे संगम की भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया, और इसका आयोजन कपाटपुरम, जिसे अलयवाड़ कहा जाता है, वहां पे हुआ। तो दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम या अलयवाड़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। द्वितीय संगम में कुल 49 देश शामिल तथा 59 पांड्य राजाओं के द्वारा संरक्षण तथा 3700 कवियों के रचनाओं का प्रकाशन। तो द्वितीय संगम में कुल 49 देश शामिल हुए, जिसमें 59 पांड्य राजाओं के द्वारा संरक्षण किया गया और 3700 कवियों के रचनाओं का प्रकाशन किया गया। याद रखेंगे कि द्वितीय संगम में कुल 49 देश शामिल हुए, जिसमें 59 राजाओं के द्वारा 59 पांड्य राजाओं के द्वारा संरक्षण किया गया और 3700 कवियों की रचनाओं का प्रकाशन किया गया। याद रखेंगे। तो हम लोग द्वितीय संगम से फिर कंटिन्यू करेंगे, इस संगम युग को आगे बढ़ाएंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग संगम युग या फिर संगम काल की चर्चा कर रहे थे। तो चलिए संगम युग को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद इसके साहित्य को देखेंगे, संगम युग के समाज को देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग संगम साहित्य और जो तीसरा संगम था उसके बारे में देखें। तो द्वितीय संगम की अवधि 3700 वर्षों तक, द्वितीय संगम की अवधि कितने वर्षों तक थी? तो 3700 वर्षों तक। याद रखेंगे। द्वितीय संगम के दौरान एकमात्र ग्रंथ तोलक्कापियम, तमिल व्याकरण ग्रंथ, जिसकी रचना अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलक्कापियर के द्वारा। तो द्वितीय संगम के दौरान एकमात्र ग्रंथ की रचना हुई, जिसका नाम था तोलक्कापियम। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलक्कापियर ने की। याद रखेंगे, अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलक्कापियर ने किसकी रचना की? तो तोलक्कापियम की रचना की, जो एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है और यह द्वितीय संगम के दौरान रचित एकमात्र ग्रंथ है। ऐसी मान्यता के अनुसार कपाटपुरम एवं मदुरई समुद्र में विलीन। तो ऐसी मान्यता है कि कपाटपुरम और मदुरई समुद्र में विलीन हो चुके हैं। तृतीय संगम का आयोजन मदुरई अर्थात मदुरा में, जिसके अधिकांश ग्रंथ नष्ट, जबकि कुछ सामग्री समूह ग्रंथ या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध। तो तृतीय संगम का आयोजन कहां पर हुआ? तो मदुरा या मदुरई में।
प्रथम भी मदुरै या मदुरै में हुआ था, जबकि दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। तो तृतीय संगम का आयोजन मदुरै या मदुरै में, जिसके अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, जबकि कुछ सामग्री समूह ग्रंथ या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। तृतीय संगम में साहित्यों एवं रचनाओं की कुल संख्या 49 तथा 449 कवियों की रचनाओं का प्रकाशन की अनुमति तथा 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण तथा अवधि 1850 वर्षों तक। और याद रखेंगे कि तृतीय संगम में साहित्यों एवं रचनाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 49 थी, जो 449 कवियों के रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति के बाद मिला, जबकि 49 पांड्य राजाओं का इस तृतीय संगम में संरक्षण मिला और इसकी अवधि 1850 वर्षों तक रहा। याद रखेंगे। तो तृतीय संगम में साहित्यों एवं रचनाओं की कुल संख्या 49 तथा 449 कवियों की रचनाओं की प्रकाशन की अनुमति। तो 449 कवियों की रचनाओं की प्रकाशन की अनुमति मिली और 49 पांड्य राजाओं के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ तथा यह 1850 वर्षों तक चला। तीनों संगमों का आयोजन मुचंगम कहा जाता है। तो तीनों संगमों का जो आयोजन हुआ उसे क्या कहा? तो मुचंगम कहा गया। याद रखेंगे, तीनों संगमों के आयोजन को मुचंगम कहा गया। तमिल भाषा में यह तमिल, इसका मतलब होता है काव्य सम्मेलन। तो मुचंगम का मतलब होता है, एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है काव्य सम्मेलन, काव्य संगम। तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा। तो तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो नक्कीरर ने। याद रखेंगे, तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तृतीय संगम के दौरान संकलित उत्कृष्ट रचनाएं नेदुनथौके, कुरुनथौके, नत्रिनई, एकुरुनरु, पदित्रुपट्ट, नुत्रैम्बथु, परिपादल, कुथुवरी, पेरिसै तथा सित्रिसै। यद्यपि इनमें से अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, पर जो साहित्य शेष बचे हैं वही इसी संगम पर आधारित हैं। तो तृतीय संगम के दौरान संकलित उत्कृष्ट रचनाएं कौन कौन सी थी? नेदुनथौकै, उसके बाद कुरुनथौकै, उसके बाद नत्रिनई, एकुरुनरु, पदित्रुपट्ट, उसके बाद नुत्रैम्बथु, परिपादल, कुथुवरी, पेरिसै और सित्रिसै। इनमें से अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, जबकि जो साहित्य शेष बच गए हैं वही इसी संगम पर आधारित हैं। तोलकाप्पियम सहित तृतीय संगम के अवशिष्ट सभी ग्रंथों का संपादन त्रिनैली की साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी के द्वारा। तो तोलकाप्पियम सहित तृतीय संगम के सभी अवशिष्टों रूपी ग्रंथों का संपादन किसके द्वारा? तो त्रिनैली की साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी के द्वारा हुआ। 300 से 600 ईस्वी के बीच तमिलकम में पांड्य, चोल और चेर के 3 तमिल राजवंशों एवं कुछ स्वतंत्र सरदारों का शासन। तो जो 300 से 600 के बीच का जो गैप था उसमें तमिलकम में अर्थात तमिल प्रदेश में चोल, चेर और पांड्य के 3 तमिल राजवंशों और कुछ स्वतंत्र सरदारों का शासन रहा। तो यह तो था प्राचीन इतिहास इस संगम युग का, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। अब हम लोग आते हैं संगम साहित्य पर। क्योंकि इसी पर आधारित था संगम युग, तो संगम साहित्य काफी इंपॉर्टेंट है। तो संगम साहित्य का विवरण देने वाला स्रोत संगम साहित्य कहा जाता है,
जो तमिल भाषा में लिखित है। तो संगम साहित्य का विवरण किससे मिलता है? तो तमिल भाषा में लिखित संगम साहित्यों से, अर्थात ये संगम युग का विवरण, इसे संगम युग कहेंगे, संगम काल या संगम युग। तो संगम काल का विवरण किससे मिलता है? तो संगम साहित्य से, जो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोलाकापियम, एतुतौके, पतुपातु, पदेनी किल कणक्कु इत्यादि ग्रंथ हैं तथा शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय, यह काफी इंपॉर्टेंट है मणिमेखलय, और याद रखेंगे तोलक्कापियम और मणिमेखलय कई बार पूछा गया है, और जीवक चिंतामणि यह भी पूछा गया है, ये सभी महाकाव्य में शामिल हैं। तो संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोलक्कापियम, एतुतौके, पतुपातु, पदेनी किल कणक्कु इत्यादि ग्रंथ तथा शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि, ये सभी महाकाव्य में शामिल है, याद रखेंगे। तोलक्कापियम के लेखक तोलक्कापीर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी और एक व्याकरण ग्रंथ द्वितीय संगम के दौरान रचना। तो याद रखेंगे तोलक्कापियम के लेखक कौन है? तो तोलक्कापीर, और यह जो ग्रंथ तोलक्कापियम है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी देता है। साथ ही यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना द्वितीय संगम के दौरान हुई थी, याद रखेंगे। तोलक्कापियम के लेखक कौन? तो तोलक्कापीर। एथुतौके 8 कविताओं का संग्रह है। तो एथुतौके 8 कविताओं का संग्रह है, जो नरनीर, जिसे नत्रीनय भी कहते हैं, कुरुंथौके, एनकुरुनरु, परिपादल, कलितौगे, अहनानुरु, उसके बाद पुरनानुरु और परिर्दपथ। तो ये सभी 8 ग्रंथ हैं, 8 कविताएं हैं जो एथुतौके में लिखा गया है। कौन कौन? तो एथुतौके के 8 कविताओं का संग्रह कौन कौन सा है? तो नरनीर, जिसे नत्रीनय भी कहते हैं, कुरुंथौके, एनकुरुनरु, परिपादल, कलितौगे, अहनानुरु, पुरनानुरु और पदिरुपत, याद रखेंगे। एथुतौके में संगम युगीन राजाओं की नामावली के साथ साथ उस समय के जनजीवन एवं आचार विचार का विवरण। तो एथुतौके में संगम युगीन राजाओं की नामावली के साथ साथ उस समय के जनजीवन एवं आचार विचार का विवरण है। तो एथुतौके में संगम युगीन राजाओं की नामावली लिखी गई है, साथ ही साथ उस समय के जनजीवन एवं आचार विचार का भी विवरण है, याद रखेंगे। एथुतौके प्राचीनतम तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं, जिसमें 473 कवियों के द्वारा रचित 2279 कविताएं लिखी गई है। तो एथुतौके प्राचीनतम तमिल साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं, जिसमें 473 कवियों के द्वारा 2279 कविताएं लिखी गई है। पदीनेन किलंककु में 18 लघु कविताओं का संग्रह है, जो सभी उपदेशात्मक हैं। तो याद रखेंगे, पदीनेन किलंककु में 18 लघु कविताओं का संग्रह है और वे सभी उपदेशात्मक हैं। तो कौन कौन है, एक बार नाम हम पढ़ लेते हैं, आप लोग उसके स्क्रीनशॉट करके और बार बार सुन लेंगे, रिपीट करके वीडियो सुनेंगे। तो नाम काफी टेढ़ा है। तो नालुन्ना मणि कडिंग, इन्नान पिद्दू, इनियार नारपदू, कारनारपटू, कलवली नारपटू, एंती गय अंपटू, एंदिने एम्बदू, तिने मालय एम्बदू, तिने मालय नीनु रैम्बदू,
कैनिलय, उसके बाद तिरुकुरुल, काफी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। तिरुकुरुल, तिरुकुरल या फिर इसे कुरल भी कहा जाता है, कुरल। तो तिरुकुरल या कुरल। उसके बाद तिरिकडुगम, आशा रक्का कोवे, पलमोली, उसके बाद सिरु मंच मूलम, मुद्दू मोली कांजी और आलादी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यह है तिरुकरलू, तिरुकुरल, जिसे कुरल कहते हैं। तो तिरुवल्लूर का तिरुकुराल उत्कृष्ट ग्रंथ, तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ, जिसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित तथा इसके रचयिता कौटिल्य, मनु, कात्यायन आदि के विचारों से प्रभावित। इसमें कुल 133 खंड हैं तथा नीलखंड शास्त्री के अनुसार इसकी रचना 5वीं शताब्दी में हुई। इसी कारण यह तमिल साहित्य का पंचम वेद के नाम से विख्यात है। तो तिरुकुरल की रचना किसने की? तो तिरुवल्लुवर ने। तो तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल की रचना की। तिरुकुरल जो इसका सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है, किसका? तो पदिनेन की लंकु का जो 18 लघु कविता है उसका सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ यह तिरुकुरल है, जिसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। और यह तमिल साहित्य का सबसे आधारभूत ग्रंथ है, जिसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है तथा इसके रचयिता कौटिल्य, मनु, कात्यायन आदि के विचारों से प्रभावित हैं। इसमें कुल 133 खंड है और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इसकी रचना 5वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। इसी कारण इसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। पुतुपातु 10 गीत, 10 कविताओं का संग्रह तथा तृतीय संगम का दूसरा ग्रंथ, पहला एथुतौके, और ये 10 संग्रह तिरुमुरु कात्रुपदे, नेडनल वाडय, पेरुम्पन त्रुपदय, पतिनपालय, पोरुन रात्रुपदय, मदुरै कांची, सिरुपाना त्रुपदय, मुलय पातु, कुरुंजी पातु और मलय पदु कदाम। तो याद रखेंगे पत्तु पातु जो था उसे 10 गीत के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह 10 कविताओं का संग्रह है और यह तृतीय संगम का दूसरा ग्रंथ है। तृतीय संगम में रचा गया दूसरा ग्रंथ। और पहला ग्रंथ कौन? तो एथुतौके। और इसके जो 10 संग्रह हैं, तिरुमुरु कात्रुपदय, नेडनल वाडय, पेरुम्पन त्रुपदय, पतिनपालय, पोरुन रात्रुपदय, मदुरै कांची, सिरुपाना त्रुपदय, मुलय पातु, कुरुंजी पातु और मलयपदु कदाम याद रखेंगे। तिरुमुरु गात्रुपदय तथा पोरुन रूपद के रचयिता नकीरर हैं। तो याद रखेंगे तिरुमुरु गात्रुपदय तथा पोरुन रूपद के रचयिता कौन है? तो नकीरर। सिरुमाना रूपदय और पेरुम्बाना रूपदय के रचयिता रुद्र कन्नार है। तो सिरुमाना रूपदय और पेरुम्बाना रूपदय के रचयिता रुद्र कन्नार तथा मलयप दुकदाम के कौस किनार हैं, जबकि मलयप दुकदाम के कौशिक नार रचयिता हैं। मुलय पातु के मुरुथुनार, मदुरै कांची के कन्नियार, नेडनल वाडय के नेथप्यनार, जबकि कुरुंजी पातु तथा पतिनपालय के रचयिता कपिलर हैं। इन पदों में चोल शासक करिकाल तथा पांड्य शासक नेडुंजेलियन का वर्णन है और तथा इन पदों का समय 2वीं शताब्दी है। इसी कारण
इन्हें द्वितीय वेद के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय वेद के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। याद रखेंगे कि तिरुमुरु गात्रुपदय तथा पोरुन रूपद के रचयिता नकीरर हैं। सिरुमाना रूपद तथा पेरुम्बाना रूपद के रचयिता रुद्र कन्नार हैं तथा मलयपुदुकदाम के कौशिकनार हैं। कौशिकनार मुल्लै पातु के मुरुथुनार, मदुरै कांची के कन्नियार, नेडनलवाडय के नेथपन्यार, जबकि कुरुंजी पात तथा पतिन पाले के रचयिता कपिलर हैं। और इन पदों में चोल शासक करिकाल तथा पांड्य शासक नेडुंजेलियन का वर्णन है और इन पदों का समय द्वितीय शताब्दी माना जाता है। इसी कारण इन्हें द्वितीय वेद के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया है। ये द्वितीय वेद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह तो था संगम युग का आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में संगम साहित्य की कुछ और चर्चा करेंगे। उसके बाद धर्म साहित्य धर्म समाज और राजनीति, इन सभी चीजों की संगम युगीन चर्चा करेंगे। उसके बाद चोर चेल और पांड्य जो इस संगम युगीन समाज के जो शासक थे उनकी चर्चा करेंगे और यह संगम युग समाप्त होगा। और उसके बाद चोल वंश का जो पूर्व मध्यकालीन समाज था उसका पूरा हम लोग विवरण देखेंगे पूर्व मध्यकाल के इतिहास के अंतर्गत। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। संगम युग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक